एक आदमी अपनी कार में गाने सुनते हुए जंगल के बगल से गुजर रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आ जाती है। वो आदमी अपनी गाड़ी को रोकता है और जब कार से बाहर आता है और अपने आसपास देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। इस तरह वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है वैसे ही उसको शीशे में पिछली सीट पर बैठी एक औरत नजर आती है जिसने घूंघट कर रखा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। तभी वो आदमी पीछे देखता है। 1 साल बाद हर कोई ये तो जानता है कि दिवाली जगमगाती लाइट्स का त्योहार होता है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये था कि हर दिवाली अमावस्या की रात होती है और इस रात को काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। रामगढ़ गांव की काली घनी रात में कुछ गांव वाले अपने घर में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर रहे थे, तो कुछ प्रसाद और मिठाई बांटकर दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यानी जंगल के पास एक लड़का जो बस 19 साल का था जिसका नाम रवि था, वो एक नए कपड़े पहनकर जंगल के किनारे से अपने दोस्त के साथ अपने हाथों में कुछ सामान लिए घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसको ऐसा महसूस होता है जैसे मानो उसके कदमों के साथ कोई और भी कदम मिलकर चल रहा हो। रवि एक झटके से पीछे मुड़ता लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता और वो एक बार फिर आगे की तरफ चलने लगता है। कुछ दूर चलने पर उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तुझे किसी की आवाज आई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द में हो। नहीं तो मुझे तो किसी की आवाज नहीं आई। ये तेरा वहम होगा। रात ज्यादा हो रही है और हम अभी जंगल के बगल से जा रहे हैं। हो सकता है किसी जानवर की आवाज ने तुझे डरा दिया हो। हो सकता है। इस तरह अब रवि एक बार फिर अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद रवि का दोस्त उससे कहता है, यार रवि, मैं ना बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे ना बहुत जोर से आई है। एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन यार गांव तो आने वाला है, एक काम कर, तू घर चलकर ही करना। अरे अगर मैं यहाँ हल्का नहीं हुआ ना तो गांव जाने लायक नहीं रहूंगा। इतना कहकर रवि का दोस्त उसे जंगल के करीब छोड़कर चला जाता है। रवि अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे हो गए थे लेकिन अब तक उसका दोस्त वापस नहीं आया था और तभी उसके कानों में उसके दोस्त की चीखने की आवाज आती है। दोस्त की आवाज सुनकर रवि बिना सोचे समझे जंगल में चला जाता है और अपने दोस्त को आवाज लगाने लगता है, पर उसी समय उसके कान में एक आवाज आती है, आखिर तू यहाँ आ ही गया। उस आवाज को सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो आवाज मामूली आवाज नहीं थी। उस आवाज में एक ऐसा डर था जिसे अगर कोई भी सुनता तो उसकी रूह कांप जाती। रवि अब अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन वो भागकर फिर उसी जगह पर आ जाता है जहां से वो भागना शुरू करता है। कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। रवि को गिड़गिड़ाता देख उसके सामने एक औरत आ जाती है जिसका लंबा घूंघट था। उसके हाथ पूरी तरह जले हुए थे। उस औरत का चेहरा रवि नहीं देख पाता और वो देखना भी नहीं चाहता था। रवि अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही भागता है तभी वो औरत जंगल में आग लगा देती है। आग लगने के कारण रवि कहीं भाग नहीं पाता और वो वहीं बैठकर रोने लगता है, पर तभी वो औरत उसकी गर्दन पकड़ती है और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देती है। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आ गई हूँ। रवि का ये हाल किसने किया होगा? अरे भाई साहब, करेगा कौन? हर दिवाली वो आती है और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। और हो ना हो रवि बेटे को भी उसी ने मारा है, लेकिन उसका आतंका बढ़ता ही जा रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। आखिर हमें ये जानना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। नीलम बहन, कोई माने या ना माने, लेकिन ये सिलसिला जब से रूही बिटिया मरी है तब से शुरू हुआ है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव में जो है वो कोई और नहीं बल्कि रूही बिटिया की आत्मा हो। वीरू की बात सुनकर अब सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अब सभी गांव वाले आपस में बात करने के बाद रवि की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। समय बीतता है। समय के साथ कब 1 साल गुजर जाता है किसी को पता नहीं चलता। 1 हफ्ते बाद दिवाली फिर आती है, लेकिन इस दिवाली पर सुमित्रा और उसकी बेटी काजल गांव में आते हैं। सुमित्रा को इतने सालों बाद देख नीलम उससे कहती है, सुमित्रा बहन, बड़े दिनों बाद गांव में तुमने अपनी शक्ल दिखाई है। यहाँ आने का कोई कारण है क्या? कैसी बातें करती हो बहन? अरे इस गांव में हमारा घर है। हम कुछ सालों के लिए शहर क्या चले गए? तुम सबने तो सोच लिया कि हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। अरे हमारा बसेरा यहीं है तो हम यहीं रहेंगे ना। बहू को मारने के बाद शहर चली गई और बहू की मौत का इल्जाम इसके ऊपर ना लगे, बस इसलिए इस गांव में दिखावा करने के लिए वापस आ गई है। सुमित्रा अपनी कोठी में अपनी बेटी के साथ चली जाती है। जैसे ही सुमित्रा दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि कुछ ही सालों में उसकी बड़ी सी कोठी में हर तरफ जाले ही जाले हैं। हे भगवान, कुछ ही सालों में हमारी कोठी का क्या हाल हो चुका है। अब माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ आई हूँ। बहस करने से अच्छा है कि हम दोनों मिलकर यहाँ की सफाई करें। इस तरह अब दोनों माँ बेटी सफाई करने लगती है, पर तभी खिड़की के पास काजल को किसी की परछाई नजर आती है। काजल उस परछाई को देखते हुए खिड़की के पास जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे खिड़की से बाहर एक जली हुई औरत दिखाई पड़ती है। उस औरत को जलता देख काजल काफी डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, आह! क्या हुआ काजल? मम्मा, कोई औरत जल रही है। काजल की बात सुनकर सुमित्रा खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद सुमित्रा उसको शांत करवाती है और कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर की सफाई कर अपने कमरे में चले जाते हैं। देर रात तक जब काजल की आंखें खुलती है, जहाँ वो छत पर किसी की परछाई देखती है, उस परछाई को देख काजल बहुत डर जाती है। कौन हो तुम और मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो? काजल का रोना देख वो परछाई वहां से गायब हो जाती है और अचानक खिड़की खुल जाती है। खिड़की के खुलते ही तेज तेज हवाओं का झोंका काजल के कमरे में आने लगता है, जिसे देख काजल फिर अपनी खिड़की के पास जाती है, जहां वो अपनी भाभी रूही को देखती है। रूही को देख काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। काजल कुछ बोलती उससे पहले रूही उड़ते हुए बिल्कुल काजल के चेहरे के पास आ जाती है। मैं आ गई। काजल कुछ बोल पाती उससे पहले रूही काजल के शरीर में प्रवेश कर जाती है। सुमित्रा उस कमरे में आती है तो वो देखती है कि काजल अपने बेड के बगल में अपने सर को अपने घुटने पर रखे बैठी रो रही है। उसको इस तरह रोता देख सुमित्रा उसके पास जाती है और, काजल, तू इस तरह से बैठकर क्यों रो रही है? क्यों माँ जी, अब काजल रो रही है तो आपको उसके आंसू नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आपकी बहू तकलीफ में थी तब आपको उसकी तकलीफ नजर नहीं आई। शरीर तो काजल का था, लेकिन आवाज रूही की थी और रूही की आवाज सुनकर मानो सुमित्रा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डरते हुए अपने कदम को पीछे करती है। पर तभी अचानक काजल अपनी नजर उठाती है। काजल की आंखें पूरी सफेद थी। इतना भयानक रूप देखकर कोई भी डर सकता था। ये देख सुमित्रा डरते हुए, कौन हो तुम और मेरी बेटी के शरीर में क्या कर रही हो? आगे की कहानी जल्दी आ रही है आपके अपने चैनल अनकहे किस्से पर। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जिस गांव पर एक बुरी डायन का साया था। सभी गांव वाले उस डायन से परेशान हो चुके थे। काफी प्रयास करने के बाद आखिरकार गांव की डायन गांव के लोगों के हाथों आई थी। बड़ी मुश्किल से डायन लोगों के हाथ आई थी, इसीलिए गांव वाले उस डायन को सबक सिखाना चाहते थे और बाबा के साथ मिलकर उस डायन को एक पेड़ के नीचे बांधकर
उसे जिंदा जला देते हैं। पर वो डायन जलते वक्त भी गांव वालों को चेतावनी देकर जाती है। डायन कभी नहीं मरती। तुम्हें क्या लगता है मेरा साया इस गांव से खत्म हो जाएगा? मैं वापस आऊंगी और इस बार पहले से भी ताकतवर बनकर। ये मेरा अंत नहीं बल्कि काली शक्तियों का आरंभ है। डायन गांव वालों को चेतावनी देकर आग में जलकर राख हो जाती है। पर गांव वालों को उस टाइम उसकी बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि उनके गांव से डायन का साया खत्म हुआ। इस बात को गुजरे 10 साल हो चुके थे। इन 10 साल में उस गांव में किसी के साथ बुरा नहीं हुआ और ना ही किसी ने उस डायन को देखा। उसी गांव में राम और उसका परिवार भी एक खुशहाल जीवन जी रहा था। राम 29 साल का हो चुका था, पर अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अरे बहन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आखिर मेरे राम की किस्मत में क्या लिखा है। उसका ब्याह नहीं हो रहा है। बहन, अगर तुम्हारे लाल का ब्याह नहीं हो रहा है तो किसी पंडित से उसकी कुंडली दिखाओ ना, ताकि पता चल सके कि क्या दोष है उसकी कुंडली में। शांति एक बाबा के पास जाती है और राम की कुंडली दिखाती है। राम की कुंडली देखकर उन बाबा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो भयभीत परेशान होकर शांति को आने वाली मुसीबत से आगाह करते हैं। तुम्हारे बेटे की शादी ना हो तो ही भला है। तुम्हें बहू मिलेगी, कुछ दिनों तक सब अच्छा भी होगा, पर आने वाले समय में तुम्हारे बेटे पर किसी बुरे साए का कब्जा हो जाएगा। पर बाबा, हमारे गांव से तो उस वक्त का नामो निशान खत्म हो चुका है। बाबा, मुझे इसका उपाय बताएं ताकि मैं अपने बेटे को उस बुरी शक्ति से बचा सकूं। बहन, क्योंकि तुम्हारे बेटे पर अभी कोई मुसीबत नहीं आई है, इसलिए मैं कोई हल भी नहीं बता सकता। बस तुम मेरी बात को ध्यान रखना। बाबा की बात सुनकर शांति बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में अपने घर में चर्चा करती है। पर शांति का पति और राम दोनों ही इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और शांति के अंदर का डर भी खत्म हो जाता है और वो बाबा की कई बातों को भी भूल जाती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और राम 30 साल का हो जाता है। आखिरकार इतनी मेहनत, इतनी लड़कियां ढूंढने के बाद मालती नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है और शांति बिना कोई देरी करे अपने बेटे की शादी मालती से करवा देती है। एक रात जब राम ऑफिस से घर आता है तो उसे तेज बुखार होता है और वो बिना कुछ खाए ही सो जाता है। अगली सुबह जब राम उठता है तो उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। राम को बीमार देखकर शांति को कुछ समझ नहीं आता और वो मालती से कहती है, बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तेरे पति की इतनी तबीयत खराब है और तुझे पता भी नहीं चला। मेरे बेटे की तरफ देख, कैसे नीला पड़ गया है ये। माँ, मालती को कुछ मत कहो, वो भी प्रेग्नेंट है। अब वो अपना ख्याल रखेगी या मेरा? क्या बहू गर्भवती है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं? माँ, मुझे भी कल रात को ही पता चला। मैंने सोचा कि सुबह होते ही खुशखबरी आपको सुना दूं, पर उससे पहले राम जी की तबीयत खराब हो गई। माँ जी, हमें पहले राम जी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। शांति बिना कोई देरी किए अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है। राम को देखकर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर राम को हुआ क्या है। वो एक ही दिन में राम के कई सारे टेस्ट कर लेता है, पर किसी भी टेस्ट में कोई बीमारी नहीं निकलती, जिससे शांति को राम को किसी दूसरे गांव के बड़े अस्पताल में ले जाने को कहता है। डॉक्टर के कहने पर शांति अपने बेटे और बहू के साथ शहर के बड़े से अस्पताल में जाती है, पर वहां भी राम की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि राम का शरीर भी एकदम पतला दुबला हो जाता है। यहाँ तक कि अब राम की मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। पर तभी शांति को बाबा की बात याद आती है। सुनिए जी, मुझे लगता है हमारे बेटे को अब कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। बाबा की कई सारी बातें सच हो रही हैं। हमें राम को बाबा के पास लेकर जाना चाहिए।
शांति अपने पति के साथ राम को उसी बाबा के पास ले जाती है। राम को देखते ही बाबा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो शांति को चेतावनी देते हुए कहते हैं, कोई बहुत बुरा साया है तुम्हारे घर पर। जैसा मैंने कहा था, तुम इस साए से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो तो अपने बेटे को खुद से दूर कर दो, और हाँ, उससे मिलने की भी कोशिश मत करना तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। बाबा, ऐसा मत कहिए, कोई तो रास्ता होगा। आप तो सब देख लेते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए ना कि कौन है जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है। वो बुरी शक्ति मेरी शक्ति से भी परे है। मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा कि वो कौन है, पर इसका अब एक ही उपाय है। अगर तुम्हें अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो उसे खुद से दूर कर दो। बाबा के कहने पर शांति अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर कर देती है और उसे अपनी बहन के घर भेज देती है। शांति की बहन राम का अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी दवाई के साथ समय समय पर झाड़ फूंक भी करवाती है। समय यूं ही गुजरता है और 1.5 साल में राम पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। इन 1.5 साल में राम का लड़का भी हो जाता है। जब राम को अपने बेटे की खबर मिलती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने बेटे से मिलने के लिए गांव पहुंच जाता है। राम को गांव में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और सब कुछ ठीक था, जिसके बाद शांति को लगता है कि उसके घर से बुरा साया टल गया। पर बच्चा आधी रात को रोने लगता है। उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। बच्चा बुखार से तपने लगता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। राम के बेटे के साथ भी वही हो रहा था जो आज से 1.5 साल पहले राम के साथ हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? जैसा राम के साथ हुआ ठीक उसी तरह से मेरे पोते के साथ हो रहा है। अब मैं क्या करूं? माँ, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है। हम इसे खुद से दूर कैसे रखेंगे? आप सब यहीं रुकना, मैं अपने बेटे को यहाँ से दूर ले जाऊंगी। इस घर पर बुरा साया है, मेरे बेटे पर नहीं। मेरा बेटा इस घर से दूर जाएगा तो वो जरूर ठीक हो जाएगा। घर वाले बच्चे को मालती के साथ मौसी के घर भेज देते हैं। पर अगली ही रात को ठीक 3 बजे मालती का फोन आता है और मालती की बात सुनकर उनके घर में मातम का माहौल छा जाता है। राम के बच्चे के खत्म होने के बाद मालती अपने बच्चे की लाश लेकर वापस आ जाती है, पर मालती वो लाश घर में किसी को नहीं देती और उसे अपने पास रखती है। सभी गांव वालों को लगता है कि शायद मालती को सदमा लग गया है बच्चे के खत्म होने का। पर रात को मालती अपने मरे हुए बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह जाती है। शांति अपनी बहू को अपने पोते की लाश जंगल की ओर ले जाते देख हैरान हो जाती है। अब शांति अपने बेटे के साथ अपनी बहू का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू के आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं और वो उन आत्मा के साथ मिलकर अपने बच्चे की लाश पर किसी काली शक्ति की पूजा कर रही है। मालती कोई और नहीं बल्कि वही डायन थी जिसे सभी गांव वालों ने मिलकर आज से 10 साल पहले जिंदा जलाकर मारा था। अब राम और शांति बिना कोई देरी किए वहां से गांव में आते हैं और सभी गांव वालों का दरवाजा पीटकर उन्हें जगाते हैं। सभी गांव वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो डायन वापस आ गई है। हमारे गांव से उस डायन का साया अब तक खत्म नहीं हुआ है। उस डायन ने सबसे पहला शिकार मेरे घर को बनाया है। शांति की बात सुनकर सभी गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी गांव वाले कुछ कर पाते उससे पहले गांव वालों को डायन के हंसने की आवाज आती है और फिर पायल की आवाज आने लगती है। पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होती है। सभी गांव वाले डरे सहमे एक साथ खड़े हो जाते हैं और तभी वो डायन सभी गांव वालों के सामने अपने खुले लंबे बाल लेकर आती है। उस डायन के पैर उल्टे थे और इस बार डायन पहले से भी ज्यादा ताकतवर और डरावनी थी। डायन हवा में उड़ने लगती है और अपने हाथों के नाखूनों को बड़ा कर लेती है और अपने नाखूनों से गांव के एक बच्चे पर हमला करती थी।
तुम गांव वालों ने क्या सोचा? तुम मुझे खत्म करके मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? मैंने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं पहले से भी ताकतवर हो गई हूँ। अब मैं इस गांव के हर बच्चे को खत्म करके अमर हो जाऊंगी। उसी समय गांव के बाबा वहां आ जाते हैं। हमारे गांव के बच्चे ही अब इस डायन का विनाश कर सकते हैं, इसीलिए ये डायन हमारे गांव के बच्चों को खत्म करना चाहती है। बच्चों, तुम उस डायन से डरना नहीं बल्कि लड़ना। अब तुम ही इस गांव को बचा सकते हो। तुम सबको मिलकर इस डायन के बाल काटने होंगे ताकि इसकी शक्तियां खत्म हो जाएं, क्योंकि एक डायन की शक्तियां उसकी चोटी में ही होती हैं और एक मासूम बच्चा ही उससे लड़ सकता है। बाबा, तुझे क्या लगता है ये मासूम बच्चे मेरा मुकाबला कर सकेंगे? हमें एक बार फिर से लड़ना होगा। मैं अपने पोते को खो चुकी हूँ। क्या तुम सब भी अपने बच्चों को खोना चाहते हो? एक बार फिर सभी गांव वाले एकजुट होते हैं। मासूम बच्चे डरते हैं और सभी बच्चे अपने हाथों में कैंची लेकर उस डायन की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो डायन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बच्चों को ढेर कर देती है। लेकिन एक बार फिर बच्चे उठते हैं और डायन पर एक एक कर हमला करते हैं। ये देख डायन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बच्चे को गर्दन से पकड़कर दूर फेंक देती है। पर इसी बीच एक बच्चा पीछे से जाकर उस डायन की चोटी के कुछ बाल काट देता है और चोटी काटने के साथ ही डायन की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाने लगती है। मैं फिर से आऊंगी। मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ है। मैं फिर आऊंगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। वापस आऊंगी मैं। जिसके बाद एक एक करके सभी बच्चे उस डायन के बाल काटने लगते हैं और जैसे जैसे डायन के बाल कटते हैं वो डायन अंदर से जलने लगती है और कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है। और इस तरह से उस गांव से उस डायन का साया एक बार फिर खत्म हो जाता है। लेकिन क्या सच में डायन का साया खत्म हो चुका था? हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।